अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री जो संडे टेस्ट है उसका सॉल्व करेंगे। आई एम आदिल अफरीदी। तो क्वेश्चन वन में कहा गया है कि जो रिएक्शन है उसमें किस रिएक्शन में बोल्ड स्पीशीज जो हैं दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप रिएक्शन सी में देखें उसमें मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद आयरन +2 and giving magnesium +2 and iron। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए। तो यहां पे आयरन +2 से 0 में चला गया है तो डिक्रीज आया। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन सेकेंड में है कि फॉर विच इंथैल्पी चेंज इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक। तो उन्होंने फर्स्ट कंबस्शन दिया है, सेकंड जो है दैट इज हाइड्रेशन, एंड थर्ड दिया है सॉल्यूशन। तो रिमेंबर कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो वो हीट रिलीज करता है। हाइड्रेशन मींस कि एक आयन या जो सॉल्यूट का पार्टिकल है दैट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो रिमेंबर इधर वाटर और उस पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन बनेगी। तो जब भी जिस प्रोसेस में अट्रैक्शन बनेगा वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी वहां पे हीट रिलीज होगा। तो ये भी एक्सोथर्मिक होगा हाइड्रेशन। और सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन हमने पढ़ा है कि देयर आर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन एज वेल एज एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। तो हमेशा सॉल्यूशन बनने में एंथैल्पी जो है वो रिलीज नहीं होगी। So choice is कि 1 and 2 these are always exothermic। तो choice A ही इधर correct choice है। Next is molality is, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो molality is moles of solute per kilogram of solvent, that is choice C। तो थर्ड क्वेश्चन में चॉइस सी इज करेक्ट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो दिया है कि फोर्थ वन, वहां भी दिया है कि सोडियम आयोडाइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन होता है। दिस इज सोडियम आयोडाइड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उनसे बन जाता है प्रोडक्ट जो उन्होंने लिखे हैं कि NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर। तो कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ विच प्रोडक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंज्ड बाय ए वैल्यू ऑफ 8, कि किस में सल्फर ने 8 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया। तो लुक एट दिस, H2SO4 में सल्फर जो है वो +6, इधर भी +6 में है। अब H2S में ये -2 में है, SO3 या SO2 तो इसमें +4 में है और यहां पे 0 है। अब आप डिफरेंस देखते जाएं, द डिफरेंस बिटवीन 6 and 6 नो डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन +6 and -2 तो ये 8 का डिफरेंस यहां पे आ रहा है। और इसी तरह से +4 में देखें तो 9 और 0 में देखें 9, तो 8 का डिफरेंस हमें आ रहा है H2S में। तो यहां पे जो चॉइस होगा दैट इज H2S, दैट इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट हमें दिया है
क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में उन्होंने क्लोरीन का एक रिएक्शन दिया है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें कहते हैं कि ClO नेगेटिव है और दूसरे कॉलम में दिया है ClO3 नेगेटिव और अगला दिया है क्लोराइड नेगेटिव। ये टेबल सा बनाया गया है और इसमें कहा गया है कि व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय क्लोरीन इन ईच ऑफ दीज 3 आयंस, कि इन तीनों आयन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इसमें यहां पे आपको ऑक्सीजन ClO इज इक्वल टू -1, ऑक्सीजन अब -2 में है तो -2 उधर चलेगा तो +2 हो जाएगा। तो यू विल गेट -1 + 2 बिकम्स +1, यानी इधर क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। ClO3 इसको भी इसी तरह ही कैलकुलेट करोगे तो ClO3 इज इक्वल टू -2, ऑक्सीजन अब यहां पे -1, ऑक्सीजन यहां पे 3 दूनी 6 तो -6 उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा -1 + 6, दैट बिकम्स +5। तो ClO3 में ये +5 में है और क्लोराइड में ये -1 में है। तो अब देखें कि कौन सा मैच हो रहा है। सो चॉइस सी इज मैचिंग, +1 +5 एंड -1। So C is the correct choice in this question. Question 7th. According to Raoult law, vapor pressure of solvent in a solution is, तो वो ये था कि vapor pressure of a solvent in solution is equal to vapor pressure of the pure solvent multiplied its mole fraction। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है राउल्ट्स लॉ का और ये मैच होगा हमारे पास चॉइस ए से। सो इट इज चॉइस ए। Question 8. In direct calorimetry, the molar heat is measured by direct calorimetry. तो उसमें यह कि Q is equal to NC delta T. This is that equation जो हम इस्तेमाल करते हैं। N is the number of moles of the mixture, C is heat capacity, तो इधर हो जाएगा molar heat capacity of water, और delta T is change in temperature. So it is matching to choice A. Question 9th. तो 9th में कि nickel cadmium rechargeable battery is based upon the following overall equation उन्होंने दिया है और कहते हैं कि what is the oxidation number of nickel at the beginning and at the end of the reaction। तो रिएक्शन लिखते हैं, दिस इज कैडमियम रिएक्टिंग विथ 2 निकल OOH प्लस 4H2O will give you cadmium hydroxide plus 2NiOH whole 2 dot H2O। तो कहते हैं कि इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बिगिनिंग में क्या था और आखिर में क्या था। तो देखते जाएं। निकल यहाँ पे हम मालूम करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन -2 है, अगला ऑक्सीजन भी -2 है, हाइड्रोजन +1 है। तो यहाँ पे -2 -4 +1 दैट बिकम्स -3 और -3 उधर चलेगा तो निकल आपको मिलेगा +3 में। अब कहते हैं कि प्रोडक्ट में यानी रिएक्शन के एंड पे देखोगे एक हाइड्रोक्सिल आयन -1 होता है, यहाँ पे 2 है तो ये -2 हुआ। अब इस -2 को कैंसिल करने के लिए निकल ने होना पड़ेगा +2। सो एट द बिगिनिंग +3 एंड एट द एंड +2।
and that is matching to choice C. 10th क्वेश्चन 10th में है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट रिमेंबर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो राउल्स लॉ का एक स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट्स हम उसके बना सकते हैं, तो इसमें ये था, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो यहां पे आपको मिलेगा वेयर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, चॉइस बी। द नेक्स्ट वन फैराडेज फर्स्ट लॉ यानी 11th, कहते हैं कि फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन कंबाइंड गिव द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्म। यस, तो जब वो दोनों लॉज हम कंबाइन करते हैं तो वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय F, तो उनसे मिक्स होके कंबाइन होके ये इक्वेशन मिलेगा एंड इट इज मैचिंग चॉइस बी। Twelfth, sodium chromate is manufactured by heating iron chromate with sodium carbonate in an oxidizing atmosphere as shown below. अच्छा, इक्वेशन हमें दिया गया है। अब कहते हैं कि what happens in the reaction, इस रिएक्शन में अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं, तो मैं करेक्ट चॉइस की तरफ जाऊंगा ताकि टाइम मेरे लिए कम हो जाए और आपको ज़्यादा सीखने को मिले। तो इसमें आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के शुरू में +2 है और रिएक्शन के एंड में देखोगे तो बना है Fe2O3, तो Fe2O3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लगेगा। तो जब ये यूं जाओगे तो आयरन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, तो ओनली आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, चॉइस डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13th, ब्राइन कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है और उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड एडेड टू वाटर, electrolyzed, you will get sodium hydroxide, next is chlorine gas and hydrogen। बैलेंस करोगे तो 2 लगेगा, इधर भी 2 हो जाएगा, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब वो कहते हैं कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में सोडियम क्लोराइड यानी ये नमक उठाएं 58.5 किलोग्राम, 58.5 किलोग्राम, तो बताएं कि उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना बनेगा, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो वही स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में घुसा के दिया गया है। सो वेरी सिंपल, देखते जाएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 2 मोल है तो 2 × 58.5, दिस इज द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। डबल करोगे तो ये इसे मल्टीप्लाई हो के 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 5 10 और 1 11, तो ये 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम इसको 58.5 कर दें तो 58.5 हो जाएगा हाफ मोल, ठीक, तो ये 1 मोल हुआ, सॉरी 1 मोल हुआ। अब 1 मोल सोडियम क्लोराइड से इधर 2 से 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 है, तो ये इससे बन जाएगा 40 ग्राम, यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड से ये भी 1 मोल बनेगा तो 40 ग्राम होगा। 1 मोल 2 सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन बनता है 1, जब 1 मोल हुआ
तो उससे बनेगा 0.5, हाफ मोल हो जाएगा। और इसी तरह से 2 मोल से हाइड्रोजन बनता है 1। तो जब हमने 58.5 किया सोडियम क्लोराइड तो हाफ हुआ, तो ये भी हाफ हो जाएगा 0.5। अब अगर 58.5 हम किलोग्राम लेंगे तो ये उससे बनेगा 40 किलोग्राम, और ये 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल क्लोरीन आपको मिलेगा 35.5 ग्राम। अब यहां पे मिल जाएगा किलोग्राम, और हाइड्रोजन भी हाफ मोल है, तो हाफ मोल हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम। अब यहां पे हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो अब उन्होंने जो टेबल दिया है उसमें जो मैच कर रहा है दैट इज मैचिंग टू चॉइस ए। क्लोरीन इसमें बनेगा 35.5, यील्ड ऑफ हाइड्रोजन 1 किलोग्राम, और जो यील्ड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज 40। सो चॉइस ए इज करेक्ट चॉइस। Question 14. Ethanoate ions react with suitable reagent to form carbon dioxide. A half reaction for this reaction is shown. तो half reaction दिया है कि C2O4 2 negative 2 carbon dioxide plus 2 electron. तो विच रो इज करेक्ट। अगेन उन्होंने हमें रो दिए हैं कि उसमें क्या होगा। तो ए को देखें, ए में कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन द इथेनोएट आयन इज +3। और आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन हो गया है। तो लेट्स सी कि ए से मैच करेगा, बी से मैच करेगा, सी से। तो अगर हम इधर इथेनोएट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें तो दिस इज C2O4 इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन यहां पे -2 है, 4 तो हो जाएगा -8। -8 उस साइड पे चलेगा तो -2 + 8 बिकम्स ये हो जाएगा +6। अब कार्बन 2 हैं तो इसको भी 2 पे डिवाइड करो, सो यू विल गेट +3। तो +3 मैच हो रहा है, तो यहां पे +3। अब आगे देखते हैं कि अब ये ऑक्सीडेशन हो गई है कि रिडक्शन हो गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आए, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे हो गया है +4 बिकॉज ऑफ 2 ऑक्सीजन्स। तो +3 से +4 में चला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, so the reaction is oxidation. So choice A is the correct choice. Question 15th. A voltaic cell is represented by which of the following notations? तो उसमें आपने एनोड लिखना होगा लेफ्ट साइड पे, ये सिंगल लाइन। फिर उसके बाद एनोड के आयंस यानी जो एनोड में इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन, उनका कंसंट्रेशन। फिर ये डबल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज। आगे कैथोड के जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट है उनका कंसंट्रेशन, और फिर ये लगा के कैथोड। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर ए वोल्टिक सेल। तो यहां पे जो मैच हो रहा है दैट इज चॉइस ए। तो ए इसके साथ मैच हो रहा है। क्वेश्चन 16। When chlorine and aqueous sodium hydroxide are heated together, the following overall reaction occurs. Reaction दिया है, what are the oxidation number for chlorine in each of the following species? तो स्पीशीज जो दिए हैं Cl2 है, NaCl है और NaClO3 है। अच्छा, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें।
तो एक एलिमेंट जब एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यहां पे सोडियम +1 है तो क्लोरीन -1 है। अब NaClO3 ऑक्सीजन हुआ -2 और 3 ऑक्सीजन है तो -6, सोडियम +1 क्योंकि वो ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, तो यहां से हमें मिला -5, -5 0 के उस साइड पे चलेगा तो +5, सो यू गॉट +5। तो ये है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट और हमारी फाइंडिंग्स मैच हो रही है टू चॉइस सी। तो यहां पे सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 17, ethanol can be oxidized by ethanol by dilute acidified dichromate 6 ions। ओके, तो आगे तो उन्होंने इस तरह से हमें एक इक्वेशन दिया है और कहते हैं कि विच इक्वेशन इज करेक्ट। तो जब मैं इक्वेशन को देख रहा हूं तो इसमें जस्ट आपने करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन उठाना है। तो उसमें अगर आप अपनी कैलकुलेशन शुरू करोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए तो यू विल गेट आंसर बी कि दैट इज करेक्ट। तो 17 में बी इज करेक्ट, बस जस्ट बैलेंस्ड इक्वेशन ढूंढना था। 18th, reduction can be defined in terms of gain or loss of oxygen। अच्छा, ये है which row correctly describes all three definitions of reduction। तो रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन कॉलम हेडिंग है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा रिडक्शन में। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का गेन होगा तो गेन ऑफ हाइड्रोजन। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लॉस गेन गेन, तो ये हमारा होगा चॉइस एंड दिस इज मैचिंग टू चॉइस डी, लॉस गेन गेन। सो चॉइस इज डी। 19th, in which reaction are nitrogen atom reduced। तो इसमें अब रिएक्शन दिया है फर्स्ट वन दैट इज NO2 gives N2 plus 2O2 और सेकंड दिया है NO2 gives 2NO and 2O and ऑक्सीजन और थर्ड में है कि NO2 plus 6H2O और NH3 और साथ में ऑक्सीजन। तो कहते हैं कि इन विच रिएक्शन नाइट्रोजन एटम रिड्यूस्ड, यानी नाइट्रोजन एटम ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हो या उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ हो। तो देखते जाएं, इधर नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इधर 0 में हो गया है। यहां पे अगेन ये +4 में है और इधर अब ये हुआ +1 में, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 हुआ, 2 नाइट्रोजन पे डिवाइड करोगे तो ये +1 हो जाएगा। थर्ड में +4 में है और इधर आपको मिला -3 में। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ढूंढना होगा। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से वो 0 में आ गया है तो डिक्रीज हुआ, +4 से वो +1 में आ गया तो डिक्रीज हुआ, एंड +4 से -3 में आया तो डिक्रीज हुआ। तो सारे रिएक्शन में हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग, वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पे हमें मिलेगा 1, 2 एंड 3, तो चॉइस डी, चॉइस डी में हमें मिल जाएगा दिस वन।
क्वेश्चन 20, में कह रहे हैं कि हेसिस लॉ इस्तेमाल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज इनडायरेक्टली के लिए। तो एवरेज बॉन्ड इज शोन इन दी, तो यहां पे दिया गया है कि अगर गैसियस एटम्स हैं, गैसियस एटम्स वो मिलेंगे तो उनसे रिएक्टेंट बन सकते हैं। ये है U, और फिर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसके लिए लिखा गया है W। और फिर प्रोडक्ट्स भी अगर हम अलग से बनाएंगे तो वो गैसियस एटम्स से बनेंगे, तो उसके लिए लिखा है V। अब कहते हैं कि ये U क्या है वो दिए हैं, फाइंड क्या करना है कि W द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो इसके मुताबिक आप कंबस्शन ऑफ मीथेन की एंथैल्पी मालूम करोगे, तो वो है CH4 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2H2O। तो देखें कंबस्शन के लिए या एक रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन होता है, तो उसकी एंथैल्पी हम मालूम करते हैं कि डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो W जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ये है V, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो वो है U। तो W जो होगा V माइनस U से कैलकुलेट हो पाएगा। जस्ट एरो अपोजिट दिए हैं कंफ्यूजन के लिए, उसकी कोई बात नहीं है। सो चॉइस D इज मैचिंग। First, which of the following solution vapor pressure will be equal to vapor pressure of pure water? तो उन्होंने NaCl एडेड, दूसरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट एडेड, तीसरा इज एमोनियम नाइट्रेट एडेड, और चौथा जो है कि ऑल विल शो इक्वल या सेम चेंज। अच्छा, यूं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि सॉल्यूशन बनेगा तो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। अब इसमें जो ट्रिक ये था, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है तो ये डिक्रीज लाएगा, लोअरिंग करवाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, तो ये अगर आप पानी में डालोगे तो पानी के वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमें मिलता है कि कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वो सॉल्यूशन में उसके वेपर प्रेशर में या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इस तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो चॉइस इज कैल्शियम कार्बोनेट। 22, why does a metal conducts electric current when potential difference is applied? Very simple. किसी भी चीज से इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमें चाहिए उसमें फ्री आयंस या चाहिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर कोई चीज इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें फ्री आयंस होंगे तो वो करंट पास करेगा, और अगर कंडक्टर है तो उसमें फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे। सो कंडक्टर पास द करंट बाय द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज मैचिंग टू चॉइस इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक लैटिस मूव, दैट इज चॉइस डी।
23rd, you were allowed to extract metal, silver, copper and aluminium. ठीक, अब कहते हैं कि 30 मिनट्स तक आपके साथ चार्ज था जो आपने अप्लाई किया, तो अब मेटल विल डिपॉजिटेड मोर एट दी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, तो कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा? तो मेटल जो है सिल्वर दिया है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, और हमारे पास 30 मिनट्स जो है हम इनको दे रहे हैं। तो इन 30 मिनट्स में कौन सा मेटल ज्यादा डिपॉजिट होगा? तो रिमेंबर फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो कहता है कि अमाउंट या वेट ऑफ द मेटल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट ई। केमिकल इक्विवेलेंट क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। ठीक, तो अब जो सिल्वर डिपॉजिट होगा तो वो सिल्वर आयन की शक्ल में होगा +1, कॉपर +2 आयन की शक्ल में होगा और एल्यूमिनियम +3 आयन की शक्ल में होगा। अब कॉपर जो है तो सिल्वर हुआ 107, उसका एटॉमिक मास दिया है, तो डिवाइडेड बाय 1। कॉपर जो है वो 63 डिवाइडेड बाय 2, वैलेंसी उसकी 2 है, और एल्यूमिनियम 27 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे आपको मिलेगा 107 ग्राम। ये आपको मिलेगा कितना? तकरीबन ये मिल जाएगा 34-32 कर दें, और ये आपको मिलेगा 3 में 27 9 ग्राम। तो सबसे ज्यादा हमें सिल्वर मिलेगा, बिकॉज सिल्वर हैज ग्रेटर केमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां पे चॉइस बी। Twenty-fourth, the disease blood hemorrhage is treated by, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कहीं आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ब्लड ह्यूमरेज इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज चॉइस डी। 25th, for which equation is the enthalpy change correctly described as an enthalpy change of formation? अच्छा, before going into the reactions, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो 1 मोल कंपाउंड हम बनाते हैं, तो उसको हम उसके एटम से आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में, सपोज करें वो एटम है तो वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरह उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होगा, उसका दूसरा एटम है तो उसको भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह ये एटम मिलेंगे, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड बनेगा, और 1 मोल कंपाउंड के बनने से जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें जब हम ये इक्वेशन देखते हैं तो इसमें अगर आप डी को देखें कि उसमें KMnO4 बन रहा है, KMnO4, और वो खुद सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसने बनना होगा पोटाशियम से, बनना होगा मैंगनीज से, और बनना होगा ऑक्सीजन से। अब पोटाशियम का जो स्टैंडर्ड स्टेट है तो वो सॉलिड फॉर्म में, मैंगनीज भी सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट K26। 26 में वो कह रहे हैं कि इनलेट्स एसिड बैटरीज H2SO4 सोल्यूशन इन वाटर इज एडिड, यानी जो गाड़ियाँ बैटरी इस्तेमाल करती हैं या यूपीएस वगैरह के लिए, तो उसमें H2SO4 पानी में हल के इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों? वो इसलिए कि प्योर H2SO4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो फिर करंट पास नहीं होगा, तो पानी में डिजॉल्व होके आयंस बनेंगे, और जब आयंस बनेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा. सो चॉइस सी इज मैचिंग, वाटर मेक्स इट इलेक्ट्रोलाइट. 27th, what mass percentage of solution containing 5 gram sugar in 45 gram of pure water? तो mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. तो इसमें बस ट्रिक यही था कि स्टूडेंट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लगा देते हैं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लगेगा, तो वो जो है 5 ग्राम है सॉल्यूशन, 5 ग्राम शुगर है और 45 ग्राम वाटर है, तो 50 ग्राम बन जाएगा मल्टीप्लाइड 100. ठीक, तो ये सब कुछ सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड 100, तो 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 5 10. सो यू गॉट 10% विच इज मैचिंग चॉइस डी. The next one, which one will melt fast? 28th, यानी कौन सा सॉल्यूशन दिए गए हैं कि वो जल्दी पिघल जाएगा, यानी वो लोअर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करेगा, तो वो जल्दी मेल्ट होगा. जो ज्यादा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करेगा तो वो देर से मेल्ट होगा. तो उन्होंने डाला है 1 मोल शुगर, 1 मोल यूरिया एंड 0.5 मोल NaCl. तो इसमें NaCl सारे 1 मोल शुगर ये सारे जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 एवोगेड्रो पार्टिकल. तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. सारे जो हैं वो 1 मोल एवोगेड्रो नंबर के पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इस वजह से सबका जो टाइम होगा या टेम्परेचर होगा वो एक होगा. ऑल विल मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर. तो चॉइस डी, यानी 0.5 मोल NaCl अब जब ये बनाएगा तो 0.5 एवोगेड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयन बनाएगा और 0.5 एवोगेड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन बनाएगा. तो दोनों इकट्ठे होके 1 एवोगेड्रो नंबर बन जाएंगे. तो क्लू इसमें यह था कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 0.5 तो कम है, तो ये जो है करेगा, या 1 मोल ज्यादा है ये करेगा. तो ट्रिक यहां पे ये मौजूद था. 29th में हमें इक्वेशन दिए हैं कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. तो इथेनॉल C2H5OH, अब इसको बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए प्लस 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3H2 प्लस 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो ½ O2. साथ में इथेनॉल रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड होता है, कार्बन सॉलिड होगा, हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है. तो ये इक्वेशन चूज करोगे तो वो आपको मैच कर जाएगा चॉइस बी. The enthalpy change of formation of carbon dioxide, that is -394 kilojoule per mole. Enthalpy of formation of water is -286 kilojoule. और मीथेन जो है वो दिया है -74 जूल. तो कहते हैं कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन. तो मीथेन जब जलेगा तो CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बैलेंस करोगे तो ये लग जाएगा. तो कहते हैं कि अब इसके लिए जो कंबस्शन की एंथैल्पी है वो क्या बनेगी. तो वो ये था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
is equal to summation of enthalpies of formation of products minus summation of enthalpies of formation of reactants. तो अब यहां पे देखते जाएं, प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 2H2O माइनस रिएक्टेंट में मीथेन है और प्लस 2 ऑक्सीजन है. अब इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए गए हैं, उनको लगाते जाएं तो यू विल गेट दी करेक्ट वैल्यूज. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है -394 प्लस वाटर दिया है 286, लेकिन इधर 2 मोल बनता है तो 2 इंटू 286 -286 और फिर जाके फार्मूले वाला माइनस, मीथेन का फॉर्मेशन है -74 और प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अब एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जब एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो वो 0 एंथैल्पी रखेगा. तो ये सॉल्व करके आपको नेगेटिव साइन में आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि कंबस्शन एक्सोथर्मिक होता है. तो आपको मिल जाएगा यहां पे -892 किलोजूल पर मोल. तो ये है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन. क्वेश्चन 31. में कहते हैं कि एक जो चीप कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ऐसा रिएक्शन दिया गया है, यू कैन रीड इट. तो उसमें रिएक्शन में हमें कहा जा रहा है कि विच इज द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्शन डिक्रीज्ड. अच्छा, तो रिएक्शन जो दिया है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, पैलेडियम क्लोराइड, वाटर और फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड, पैलेडियम और बन जाता है HCl. अच्छा, अब कहते हैं कि किस एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है. तो अब अगर आप अंदाजा लगाएं, इधर लेड +2 में है, पैलेडियम +2 में है और इधर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया इस 0 में, तो +2 से 0 में चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ. So choice is palladium, which is matching choice C. 32. During the electrolysis of brine using a diaphragm cell, which reaction occurs at cathode? अच्छा, brine जो है it is a mixture solution of sodium chloride in water. तो ये सोडियम आयन एक्वस फॉर्म में और क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में मौजूद होंगे. अब कैथोड पे रिएक्शन, तो कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होता है, तो कैथोड की तरफ कैटाइन जाएगा. तो कैटाइन तो सोडियम है, तो सोडियम यहां पे आया, इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम बना. लेकिन ये नहीं होगा. होगा क्या कि वाटर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोक्सल आयन में टूटेगा. बैलेंस करेंगे फिर. अब वाटर क्यों आया? बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सोडियम. तो सोडियम नहीं आएगा, ऑक्सीजन यानी H2O की शक्ल में दौड़ता हुआ आएगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा. तो इस तरह से आपको मिल जाएगा चॉइस सी. चॉइस सी वो रिएक्शन होगा जो डायफ्राम सेल में कैथोड पे होगा. थर्ड, mole fraction of component A will be equal to 1 in. तो उन्होंने दिया है कि 3 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B
2 मोल ऑफ ए प्लस 1 मोल ऑफ बी, 1.5 मोल ए प्लस 4 मोल ऑफ बी। अच्छा, तो देखें, जब भी हम मिक्सचर बनाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक, तो कहते हैं कि इक्वल टू 1। तो नीचे सारे मिक्सचर बने गए हैं, तो जब मिक्सचर बनेंगे तो उसमें मोल फ्रैक्शन 1 नहीं आएगा, 1 से कम आएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 विल बी लेस देन 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले लें वो भी लेस देन 1 होगा। वो 1 का कह रहे हैं, तो ये किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा। सो यू आर गेटिंग चॉइस डी, नन ऑफ दीज। 34th, अच्छा 34 में फिर एक कोई रिएक्शन दिया गया है और कह रहे हैं कि हाउ डू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर चेंज इन द रिएक्शन। सो लेट्स सी, ClO3 नेगेटिव है, वो मिला सल्फर डाइऑक्साइड से, बना 2ClO2 और SO4 2 नेगेटिव। अच्छा, अब क्लोरीन ClO3 में क्लोरीन प्लस 5 में होगा, SO2 में सल्फर प्लस 4 में होगा, ClO2 में क्लोरीन हो जाएगा प्लस 1 में और SO4 में सल्फर होगा प्लस 6 में। तो क्लोरीन प्लस 5 से चला गया प्लस 1 में और सल्फर प्लस 4 से चला गया प्लस 6 में। तो अब चॉइस में देखें, क्लोरीन डिक्रीज और सल्फर जो है इंक्रीज, तो क्लोरीन डिक्रीज्ड बाय 5 से 1 हुआ तो डिक्रीज्ड बाय 4, और जो सल्फर है 4 से प्लस 6 में चला तो इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक, तो प्लस 2 से वो इंक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ -4 से। तो यू विल गेट कि क्लोरीन जो है हमें मिला कहाँ पे, आंसर बी। इसमें चॉइस डिक्रीज्ड बाय 1 एंड इंक्रीज्ड बाय 2। ClO3 है और फिर ClO2, सो चॉइस इज दिस वन। प्लस 5 से चला गया है प्लस 4, सॉरी ओवर हियर इट इज प्लस 4। ठीक, -2 है, -2 उधर चलेगा तो मीन्स कि इसका जो है वो -1 इससे डिक्रीज आया और वो +2 पे इंक्रीज हुआ। सो चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस। क्लोरीन डिक्रीज्ड बाय 1 और जो सल्फर है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 2, सो चॉइस बी। थर्टी-फिफ्थ, in which change is the nitrogen reduced। तो एक दिया है NH3 to NO, दूसरा है कि NH3 to NO3 नेगेटिव, और तीसरा है कि N2 to NH3 और चौथा N-3 to N2। तो इन विच नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड यानी नाइट्रोजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हो तो कहाँ हुआ, तो वो हमें ऐसा पता चलेगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ हो। तो NH3 में है -3 में और यहाँ पे है इसमें +2 में, यहाँ पे NH3 में -3 है और NO3 में ये +5 हो जाता है, N2 में 0 है और यहाँ पे -3 है और ये -3 और यहाँ पे 0। तो रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि 0 से -3 में चला तो डिक्रीज हुआ। तो A, B, C इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट दिया है कि बाय एडिंग 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू वाटर
which row of observation is correct? That is 36th. तो जब हम 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 पानी में डालेंगे तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज एंड मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज. तो इस तरह से अरेंजमेंट डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये चॉइस डी में मिलता है. तो 36 इज चॉइस डी. Thirty-seventh. Which metal is used in the sacrificial process of iron pipes? तो ये सारे मेटल जो चॉइसेस में दिए हैं, इनमें से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा आयरन से, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन को कोरूजन से बचाने के लिए. तो मैग्नीशियम इज देयर, तो मैग्नीशियम इस्तेमाल होता है Mg. अब सोडियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम से ज्यादा है, लेकिन सोडियम हम आयरन पाइप के साथ लगा नहीं सकते क्योंकि दैट इज वेरी रिएक्टिव. वो एयर से रिएक्शन करेगा, मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, तो हमारा काम वो नहीं करेगा. हमारा काम है आयरन को बचाना, तो उसमें जब हम मैग्नीशियम इस्तेमाल करेंगे तो वो आयरन को बचा पाएगा. 38th. Which of these statements are always correct? तो एक है कि the sum of oxidation number of all the elements in a compound is 0. Yes, it is the correct statement. The oxidation number of sodium in salt is positive. Yes, sodium +1 oxidation state रखता है, तो ये भी correct है. Third, the oxidation number of chlorine in a compound is negative. जरूरी नहीं है कि क्लोरीन का हर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो जाए. अगर वो ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा तो उधर वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. तो यहां पे 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, चॉइस ए. 39th कहते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ सक्रोज इन 75 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. तो अगेन मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमें दिया है हाउ मच, दैट इज 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 15 ग्राम सॉल्यूट है और प्लस 75 ग्राम जो है उसमें सॉल्वेंट दिया है और मल्टीप्लाइड 100. तो 15 डिवाइड ये जमा होगा तो 80 और हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड 100. तो इससे आपको आंसर मिलेगा. तो कैलकुलेशन करोगे सो यू विल गेट 16.66%, चॉइस बी. नेक्स्ट 40. The internal energy or a fixed main mass of an ideal gas depends on. तो ये हमेशा इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चॉइस बी. 41st 1 mole of an ideal gas was allowed to expand from 20 cubic decimeter to 30 cubic decimeter against a constant external pressure 50 atm. The work done is equal to, okay, work done. तो वर्क डन है P is equal to W is equal to P delta V. W is equal to P.
प्रेशर जो दिया है दैट इज 50 atm और मल्टीप्लाइड चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम 20 से 30 हुआ, इंक्रीज आया, तो इसमें इंक्रीज आ गया है 10 क्यूबिक डेसीमीटर का। मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 500 atm dm क्यूब, atm dm क्यूब। 42, for which of the following standard heat of formation is not zero? अच्छा, तो देखें कि इसमें कौन जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद नहीं है। क्लोरीन गैस मौजूद होता है, सोडियम सॉलिड, यस इसके लिए भी जीरो होगा। ब्रोमीन गैस नो, ब्रोमीन स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आंसर इज सी। जो Br2 गैस है तो इसकी अब एंथैल्पी जीरो नहीं होगी, और मरकरी लिक्विड तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। 43, the amount of heat required to rise the temperature of 10 moles of water from 70 to 80 Kelvin, molar heat capacity of water is 75.24। अच्छा, तो लुक एट दिस, अगर 1 मोल वाटर है और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसकी जो हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी 75.2 जॉल मोल पर केल्विन। अब उन्होंने 10 मोल दिया है, तो 10 मोल का इंक्रीज अब हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 752 जॉल पर मोल पर केल्विन। लेकिन ये हुआ 1 डिग्री के साथ, उधर 10 डिग्री इंक्रीज आया है, फ्रॉम 70 to 80 इतना डिक्रीज आया है, तो मीन्स के आपको ये 752.4 समथिंग किलो जूल, ये इसका आंसर मिलेगा, दैट इज चॉइस डी। द नेक्स्ट 44th, में if 20 cubic centimeter or 0.5 molar solution is diluted to 1 cubic decimeter, what will be its new concentration? तो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सॉल्यूशन था, ये उसका वॉल्यूम था V1 और उसकी मोलरिटी जो थी दैट वाज 0.5 मोलर। M1 इज 0.5 मोल, या बस मोलर लिख दें, वरना मोल पर डीएम क्यूब लिखना होगा। फिर इसको डाइल्यूट किया गया 1 क्यूबिक डेसीमीटर तक, यानी V2 हुआ 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और इसको फिर कहते हैं कि इसकी न्यू कंसंट्रेशन M2 जो है वो क्या होगा। अब फार्मूला जो इस्तेमाल होता है दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो V2 लेफ्ट पे आएगा, तो M2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाय V2। अब यहां पे काम बस एक ये करना है कि ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है इसको बतौर डीएम क्यूब क्यूबिक डेसीमीटर इस्तेमाल करना होगा, ठीक। तो इसको 1000 पे डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा उसमें क्यूबिक सेंटीमीटर में। 1000 पे डिवाइड हो, 0 के लिए 0, इस 0 के लिए 2, इस 0 के लिए 0 और पॉइंट, तो 0.020 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये वैल्यूज इसमें लगाओगे तो यू विल गेट द आंसर, और आंसर आपको मिल जाएगा जो मैं कैलकुलेट कर चुका, दैट इज 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। So it is matching to choice C.
45th, में 2.3 ग्राम ऑफ इथेनॉल is added to 50 gram of water. Determine the molality of the resulting solution. इथेनॉल जो है वो डाला गया है 2.3 ग्राम और 50 ग्राम 500 वाटर इज 500 ग्राम। कहते हैं कि इसकी मोलेलिटी मालूम करें। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो दो काम करने होंगे इसको सॉल्व करने के पहले। इसके मोल्स मालूम करें, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें और फिर वैल्यूज लगाएं तो आपको मिल जाएगा 0.1 मोलल। तो चॉइस बी इज 0.1 मोलल। तो वो दो काम करने होंगे, मोल्स फाइंड करना और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना। 46th, (10 cubic decimeter cylinder contains mixture of various gases, 50 cubic centimeter of nitrogen gas in the mixture. What is the concentration of nitrogen gas in parts per billion? तो parts per billion ppb, parts of solute या component divided by total parts multiply 10 is to power million, बिलियन फिर ट्रिलियन, तो 10 is to power 6। अब इसमें आप वैल्यूज लगा दें तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट नाइट्रोजन जो दिया गया है दैट इज 10 क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय that is 10 of it's 50 cubic centimeter। अच्छा, अब टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो 10 क्यूबिक डेसीमीटर सिलेंडर है, तो उसको भी आपने सेम यूनिट यूज करने होंगे। दिस इज द ट्रिक ओवर हियर। उन्होंने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है और टोटल जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर में दिया है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 10 क्यूबिक डेसीमीटर आप 1000 मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 10 is to power 6। तो ये आंसर आपको मिलेगा एंड दिस इज मैचिंग चॉइस सी। बाकी सॉल्व नहीं किया, जस्ट करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन वो चाह रहे थे वैल्यू ऐड करके। (47) 18 gram of glucose were dissolved in 72 gram of water. The relative lowering of vapor pressure would be, so relative lowering is delta P divided by P naught is equal to x2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा इस सॉल्यूशन में, तो वही आपका आंसर होगा। तो x2 जो है मोल फ्रैक्शन, उसके गिवन मोल्स तो वो है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम को 180 पे डिवाइड करें तो यू विल गेट ओवर हियर 18, तो ये 0.1 मोल। तो ये हुआ 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 72 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18, 72 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 4 72, 4 8 32, यस दैट इज 4। तो यहां पे 0.1 प्लस 4, तो ये आपको देगा x2 और यही x2 हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो दिस इज मैचिंग चॉइस डी इज करेक्ट चॉइस। 48 में कैल्शियम आयंस आर मोर हाइड्रेटेड देन आयन बिकॉज दीज आर, तो देखें चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा तो मोर हाइड्रेट होगा।
अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, साथ में कैल्शियम का साइज भी छोटा हो जाता है, तो छोटे होने की वजह से स्मॉल एंड डाइवेलेंट पॉजिटिव, तो चॉइस डी इसका रीजन है कि वो क्यों मोर हाइड्रेट होगा। नेक्स्ट 49 में कि सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम इस गैसियस आयन इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो चॉइस बी से मैच कर रहा है। 50 द रिएक्शन आर गिवन, ओके रिएक्शन दिए गए हैं। और इन रिएक्शन में फिर पूछा जा रहा है कि द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन दीज रिएक्शन इज, तो देखें आप इसमें रिड्यूसिंग रिए स्ट्रॉन्ग वो मालूम करेंगे कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करे जो दूसरा उसको रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। तो आप देखें कि किस रिएक्शन में ज्यादा डिक्रीज आया है। तो आइडिया जो मैं देता हूं, सल्फर है, तो सल्फर आप देखें H2SO4 में वो +6 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब मिलता है तो वो H2S बन जाता है -2, तो यहां पे ज्यादा डिक्रीज आया है। तो जब जो ज्यादा डिक्रीज लाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो HI इज द आंसर, हाइड्रोजन आयोडाइड, which is matching to choice A. 51st, oxidation state of platinum in the given coordination complex दिया है, तो that is PTNH3 whole 4 into NO2 Cl और SO4। तो देखते जाएं, SO4 -2, क्लोरीन -1, NO2 -1 और NH3 0। तो ये -2 -1 becomes -4, और -4 0 के उस साइड पे चले तो +4, तो that is matching to choice D। 52 the standard reduction potential for 2 half cell are given below। तो दो दिए हैं इन द डेनियल सेल, तो एक दिया है क्रोमियम दिया है -0.74 वोल्ट, और आयरन दिया है -0.77 वोल्ट। तो इससे रिलेटेड उन्होंने हमें दिए हैं कि कौन जो है एक्ट एज ए नोड करेगा, कौन कैथोड करेगा। तो रिमेंबर, इनमें से जो मोर नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो वो एनोड एक्ट करेगा। और दूसरा जो है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, तो वो एज ए कैथोड काम करेगा। तो डी चॉइस में Fe ऑक्सीडाइजेस एंड एक्ट्स एज एनोड, तो Fe वो -0.77 वोल्ट ज्यादा नेगेटिव है, तो चॉइस इज डी। जो मोर नेगेटिव होगा वो लॉस करेगा। 53rd,
The cathode in lead storage battery is made up of, that is lead oxide, ठीक, यानी PbO2, तो वो एक्ट करता है एज कैथोड, और जो लिड होता है दैट एक्ट्स एज ए नोड। 54th, द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन वैल्यू दी है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? चॉइस ए। चॉइस ए में देखोगे तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन माई इज इक्वल टू -287 किलो जूल नहीं, ये तो की एंथैल्पी है, नॉट उसकी है, फॉर्मेशन की है। सो चॉइस ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बस यही हमें मिला और एक ही मांग रहे हैं, बाकी सारे जो हैं वो ठीक हैं। 55th, which statement is correct while recharging the automobile battery? तो देखें, चार्जिंग के दौरान जो लिड होता है वर्किंग के दौरान वो लिड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, और जो लिड ऑक्साइड है वो भी लिड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। अब जब हम इसको रिचार्ज करेंगे तो यही रिएक्शन रिवर्स होंगे, लिड सल्फेट लिड बनेगा और दूसरा लिड सल्फेट लिड ऑक्साइड बनेगा। सो लिड सल्फेट इज कन्वर्टेड टू लिड, दैट इज चॉइस बी। फिफ्टी-सिक्स्थ, फॉग, धुंध क्या है? इट इज ए कोलाइड ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, सो इट इज वाटर वेपर्स इन एयर, चॉइस डी। 57th, द कोलॉइड ऑफ कॉपर एंड जिंक फॉर्म्स। अच्छा, जब दो मेटल आपस में मिलते हैं तो वो एलॉय बनाते हैं, और इसको स्पेशल नाम जो दिया गया है कॉपर एंड जिंक को, दैट इज ब्रास, उर्दू में जिसको पीतल कहते हैं। 58th, 48250 coulomb of electric charge is passed through fused anhydrous magnesium chloride. It electrolyzed इस तरह से, मैग्नीशियम क्लोराइड, उससे जब बिजली पास की गई तो वो मैग्नीशियम मेटल और क्लोरीन गैस बनाया। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि द मैग्नीशियम मेटल दस ऑब्टेन्ड वाज रिएक्टेड विद ग्रिग्नर टू फॉर्म ग्रिग्नर रिएजेंट। तो मैग्नीशियम मेटल को जब हम फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो RMgX ग्रिग्नर रिएजेंट बनेगा। तो कहते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट ऑब्टेन्ड, तो कितने मोल ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट बने होंगे? तो देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही ये सॉल्व होगा। मैग्नीशियम आयन जो मैग्नीशियम क्लोराइड में मौजूद है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम बनेगा। तो 1 मोल मैग्नीशियम बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,500 कूलम चार्ज होता है, विच इज इक्वल टू 1 फेराडे। उन्होंने अब जो चार्ज हमें दिया है दैट इज हाउ मच? 4825 कूलम, 4825 कूलम। तो अगर इसको हम देख लें तो ये हाफ हो गया है, यानी हाफ फेराडे है, 0.5 फेराडे। देख सकते हो कि ये हाफ हुआ है, तो मीन्स कि ये 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो अब अगर हम 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम पे दौड़ा दें तो वो 0.5 मोल मैग्नीशियम बना देगा। अब फिर मैग्नीशियम 1 मोल ग्रिग्नर रिएजेंट प्रोड्यूस करता है।
तो 0.5 मोल मैग्नीशियम 0.5 मोल ग्रिग्नर्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करेगा. सो द चॉइस इज 0.5 मोल B. B is the correct choice. Which of the following is not exothermic? That is 59th. कौन सा रिएक्शन जो है वो या चेंज एक्सोथर्मिक नहीं है? तो मेल्टिंग ऑफ कॉपर. कॉपर को हम मेल्ट करेंगे जब ये हीट जज़ब करेगा, सो इट इज एंडोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक नहीं है. सो चॉइस ए इज करेक्ट. बाकी जितने भी सारे हैं ऑल आर exothermic. Combustion of butane, freezing water, condensation steam. 60. The value of formation for sulfur dioxide and sulfur trioxide are -2 ये. What is the value of formation per mole of sulfur dioxide? Sulfur dioxide कितना बनेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड. बैलेंस करोगे तो 2 हो जाएगा. अच्छा, अब अगेन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का पूछ रहे हैं, तो डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये हो जाएगा डेल्टा H0 ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और इन 2 माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरा इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि वो एलिमेंट है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वही हम लगाएंगे. अब हमें आंसर मिलेगा, लेकिन ये आंसर हमें देगा कि 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है. वो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो वो 1 मोल के लिए जब आप कैलकुलेशन कर पाओगे तो -98.9 किलो जूल. तो चॉइस सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.